माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अगेन होने वाला है 8 मार्च को। साइंस का एग्ज़ाम है आप लोगों का, ठीक है। अगेन आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ साइंस के कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। एंड वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख कर जाइए अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप फटाफट आंसर उसका कर पाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? वो सीधी रेखा में गमन करती है। वो कभी टेढ़ी या फिर किसी भी दिशा में इस तरीके से नहीं गमन करती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अगर आप लोगों को आंसर पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, सीधा, बराबर, आभासी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो सीधा भी होता है, बराबर भी होता है और आभासी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल जो दर्पण होती है उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी प्रकृति की होती है? आभासी तथा सीधा होता है समतल दर्पण का प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो? एक समतल दर्पण है, उसमें वक्रता त्रिज्या जो है उसका r है, तो r क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? r = इन्फिनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी? अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सब आप देख के जाइए, जिससे आप लोगों को भी ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपना टाइम जो है वो बर्बाद करें। अगर आपको आंसर याद रहेगा फटाफट जो है आंसर करके आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष में प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष में क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, आकाश में नीले रंग का कारण है। आकाश में नीले रंग का क्या कारण है? मतलब हमें जो आकाश है, जो आसमान है, वो नीले रंग का दिखता है, उसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है,
खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? कौन से रंग का प्रयोग होता है खतरे के निशान के रूप में? लाल रंग का। आप कहीं पे भी ट्रैफिक में भी देखोगे रेड बत्ती किस लिए उपयोग किया जाता है? गाड़ी को रोकने के लिए कि रुक जाओ। तो उसी तरीके से कोई भी खतरा है, कहीं पे भी डेंजर है, तो वहाँ पे किस रंग का प्रयोग होता है? वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक हमेशा पूछा जाता है कि किसका एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। कूलाम किसका एसआई मात्रक है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा है। पहला क्वेश्चन था विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन है? कूलाम है। अब कूलाम किसका एसआई मात्रक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश। इसलिए अच्छे से लर्न करके जाना है, क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक है। विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। क्या है इसका एसआई मात्रक? ओम मीटर है। ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किसने किया? तो उसका खोज जो है ऑर्स्टेड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? चुंबक की जो क्षेत्र रेखाएं है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? बल को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Ai, Ai2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया है ये। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आपको जैसे लाइक समीकरण दिया, बना हुआ दिया रहेगा एंड आपसे पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया को बता रहा है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक। और उसके बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस। लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कैसा सूचक है?
हल्दी कैसा सूचक है? हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच है। पीएच क्या है? सार्वत्रिक सूचक है। पीएच कैसा सूचक है? सार्वत्रिक सूचक है। और संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित सूचक है आपका यहाँ पे ए और बी दोनों, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलीन। ठीक है, ये दोनों कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है, कृत्रिम सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा? तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार रहता है? किसका? तो गंधीय सूचक की तरह किसका व्यवहार रहेगा? प्याज का। प्याज जो है वो गंधीय सूचक की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? अगर कोई लोहे का चीज़ है और उसमें जंग लग रहा है तो उसको उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जंग से उसको हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहा जाता है। तांबा और टीन जहाँ पे मिला हुआ होता है वो क्या हो गया? कांसा। और तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है उनका? तो 3:1 होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अनुपात होता है दोनों का? 3:1 होता है एक्वा रेजिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की क्या परमाणु संख्या है? 6 है। कार्बन की क्या परमाणु संख्या है? 6 है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ऐसा नहीं कि जहाँ पे मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बस वही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करके आप देखो। बिकॉज अगर एक भी क्वेश्चन आप मिस करते हो और अगर आपका एक भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आ गया और आप एग्ज़ाम के बाद आके देखो कि अरे ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है और मैं करके नहीं गया, तो इट्स लाइक अगर मैं कर लेता तो अच्छा होता। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें अब देखो, एथेन का जो आणविक सूत्र है वो C2H6 है। इसमें क्या होगा? 7 सहसंयोजक आबंध है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर 7 सहसंयोजक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। ठीक है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। कौन है इसका प्रकारात्मक समूह? कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको अगर याद नहीं है अभी तक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ें जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? कौन से जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो सिर्फ पेड़ पौधे ही स्वपोषी पोषण करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आम। आम में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से? जल से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज होगा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? अब कौन है ऐसा जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो ये किसके यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने के फलस्वरूप जो है ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? क्या है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र? तो ये है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? कहाँ पे प्रतिवर्ती चाप बनता है? तो ये बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेडुला। मेडुला में जो है प्रतिवर्ती चाप जो है वो बनता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव में अगर कोई भी अनैच्छिक क्रिया हो रहा है तो उसका नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला। मेडुला के द्वारा मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? रेनवियर्स जो गांठ होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में। ये न्यूरॉन में ये गांठ जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह। मधुमेह मतलब क्या होता है? डायबिटीज़, शुगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है वो रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? कौन जो है वो आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है वो आपातकाल का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा क्या कहलाता है जहां पे जानकारी हासिल की जाती है? कोशिका पिंड। कोशिका पिंड जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वो है चबाना। वो अपनी इच्छा से हम चबाते हैं ना, अगर हमें मन नहीं किया तो हम नहीं भी चबा सकते हैं खाने को। तो ये चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। जैसे उल्टी, हम खुद से मन किया उल्टी कर लिया, ऐसा नहीं होता। लार का आना ये भी अनैच्छिक क्रिया है, खुद से होता है। दिल का धड़कना, दिल की धड़कन जो है ये भी अनैच्छिक क्रिया है, वो खुद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन जो है फल को पकाने के लिए उत्तरदायी है? एथिलीन। एथिलीन जो है वो फल को पकाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौनापन का कारण, बौनापन का क्या कारण है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है वो बौनापन का कारण है। आगे का क्वेश्चन है, घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग किस वजह से पनपता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग पनपता है। पहले टीवी पे ये बहुत आता था, आप लोग देखे होंगे शायद, कि घेंगा रोग, आयोडीन, जिस नमक में आयोडीन नहीं होता है वो नमक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो डीएनए। डीएनए का बनना जनन की मूल घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी समष्टि के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन। अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है? डीएनए अणुओं में होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्या विधि है? मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। एंड इसके बाद मैं और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी इशू ना आए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।